जितना ही सुंदर उतना ही प्यारा प्यारा मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है, आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। हो मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा। ओम शांति। सबसे पहले हम उपस्थित हमारे आज के मेहमान आदरणीय गीता बहन, आदरणीय रंजन बहन, आदरणीय डॉक्टर नैना बहन का तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छों से भी इनका स्वागत करें। आरती बहन पुष्प गुच्छों के साथ इनका स्वागत करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आज आप सभी विशेष कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। विषय पता है सबको? विषय पता है? कौन सा विषय है? घर बने मंदिर। बनाना है मंदिर? बनाना है कि मंदिर जाना ही अच्छा है? नहीं, हम अगर घर को ही मंदिर बनाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी विशेष विषय को लेकर के हम सबके बीच आदरणीय गीता बहन आए हैं। वैसे कहा जाता है जहाँ सच्चा प्यार है, जहाँ लोग अपने दिल की बात रख सकते हैं, वही परिवार है। और परिवार में सभी आपसी तालमेल सहयोग से रहे, वही घर मंदिर कहलाता है। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच आदरणीय गीता बहन है। गीता बहन के बारे में कहना चाहूँगी, आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग में रुचि रखते हैं। आपने 15 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आपने स्पिरिचुअल हेल्थ एवं काउंसलिंग में MSc किया है। 9 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आपको अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग एवं स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। 4 फरवरी 2023 को जयपुर में आपको आदि आबादी फाउंडेशन और रियल फाउंडेशन ऑफ चैरिटी सामुदायिक सेवा समिति जयपुर के द्वारा वुमेन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं दीदी के अंदर हैं। एक शब्द में कहे तो बहुमुखी प्रतिभावान हैं। आपके लिए कहना चाहूँगी, कुछ इस तरह से आप मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग आपको देखकर खुश हो जाते हैं। आपकी बातों का क्या कहना,
आपकी बातों का क्या कहना, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल जाते हैं, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल जाते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आज की सुंदर संध्या में विशेष मातृशक्ति की यहाँ उपस्थिति है और आज इंटरनेशनल फैमिली डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फैमिली को, अपने परिवार को संवारने में, संभालने में जिनका योगदान होता है वो घर की महिलाएं होती है। इसलिए रंजन दीदी ने विशेष आप सभी को आमंत्रित किया है कि दिन रात आपके संकल्पों में, स्वप्न में अपना घर और परिवार बसा हुआ रहता है। शायद ही कोई माँ ऐसी होती है जो सबके खाने से पहले वो खुद खा लेती हो, या सोने से पहले ये सोचे बिना सोती हो कि सब लोग ठीक ठाक घर पहुंच गए कि नहीं, सब ने खाया कि नहीं। ये जाने बिना उसको नींद नहीं आती। ये एक स्वाभाविक गुण है एक माँ का। और ये मई महीना ऐसा है जिसमें फादर्स डे भी आता है, मदर्स डे भी आता है और फैमिली डे भी आता है। तो आज दीदी ने इंटरनेशनल फैमिली डे को कुछ इस तरह सेलिब्रेट करने का रखा कि इस विश्व के सबसे बड़े परिवार में आपको बुलाया है। आप जानते, विश्व का इतना बड़ा परिवार कि जहाँ जिस भी शहर में, जिस भी देश में आप चले जाएं, वहाँ परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से पले हुए, परमात्मा के साथ साथ आपस में भी अपनेपन से जुड़े हुए भाई बहनें एक ही विचार से जीते हैं। वो ब्रह्मा कुमारी इसका परिवार है। तो आपका आपके परिवार में स्वागत है। ये परिवार जो इंस्टीट्यूशन है उसकी व्याख्या भारत में ही सबसे ज़्यादा है। भारत ही वो देश है जहाँ पर परिवारों में रहना ये आदिकाल से हमने सीखा है। कई रिश्ते ऐसे हैं जो भारत में निभाए जाते हैं, अन्य देशों की भाषा में उस रिश्ते के लिए कोई शब्द भी नहीं है। चाची, ताई, मासी, सबको आंटी कहने वाले क्या जाने कि चाची, ताई, मासी क्या होती है। केवल एक आंटी में सिमट जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ढेर सारे रिश्ते हैं। और परिवार हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा नैतिक सपोर्ट का, आधार का जरिया होता है। वो स्थान, वो माहौल जहाँ पर खुल के बोला जाए, जहाँ खुल के अपनी कमी को भी स्वीकार किया जाए, जहाँ कुछ भी सुन पाए, वो अपना घर होता है। आज समय के अनुसार हमारे परिवार छोटे होते चले गए। मजबूरी भी थी, विकास हुआ, गांव से लोग शहरों की तरफ आए, कुछ विदेश की ओर गए, बिजनेस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से फैमिलीज़ को टूटना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे कहते आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो सेकंड स्टेप तक भी पहुंच गए हैं। डिस्टेंस ने हमारे दिलों में भी दूरियां पैदा
कर दी है। और देखिए, परिवार जिसको फैमिली कहते हैं, कितना अच्छा वर्ड है। आज के समय में फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे टैग तो बहुत लोग एक दूसरे को देते हैं ना, गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो सारे रिश्तों के नाम के पीछे एंड आता है। लेकिन फैमिली जिसके पीछे ILY, आई लव यू आता है, जहाँ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार कभी समाप्त नहीं होता है। चाहे कभी बोलना बंद हो भी जाए, लेकिन ना तो रिश्ते कभी ख़त्म होते हैं और न उसकी यादें कभी ख़त्म होती है। बस बात इतनी सी है कि उन यादों को जब हम मिटा नहीं पाने वाले हैं, तो उन यादों में थोड़ा सा स्वीट घोल दिया जाए और मीठी यादें बना दिया जाए। अलग अलग रहना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन दिलों में अलगाव न लाएं। ये आज के दिन हम सभी को, क्योंकि परिवार दिवस है, तो संकल्प लेने का समय है। पश्चिम की संस्कृति को तो हम सुनते हैं कि जहाँ पर बालिग होने के बाद बच्चों को माता पिता से भी रिश्ता रखना या जिम्मेवारी निभाना आवश्यक नहीं है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के बुजुर्गों की जिम्मेवारी ले ली है। कई बार तो ऐसे किस्से सुनते हैं कि अंतिम समय में भी ना बच्चे नहीं समझते हैं कि हमें पहुंचना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ हम सब अपने रिश्तों में अपनी दुनिया ढूंढते हैं। कितने ही ऐसे परिवार है जहाँ एक व्यक्ति अर्निंग मेंबर है और 10 व्यक्ति उस पर डिपेंड होके जी रहे हैं, और उसे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ। वो ऐसा नहीं समझता कि मैं इनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इनके लिए कमा रहा हूँ, ये मेरा जैसे मैं फ़र्ज निभा रहा हूँ। तो ऐसी हमारी उदार दिल संस्कृति, उदार दिल हमारा इतिहास रहा है। भारत ने आज तक विस्तार के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। सदियों से अन्य प्रजा, अन्य देश, अन्य धर्म के लोग अलग अलग लक्ष्य से, चाहे धन कमाने, चाहे धर्म का प्रचार करने, चाहे भारत के खजाने को लूटने आते रहे, लेकिन भारत ने कभी भी चलाकर किसी पर न अपनी बात थोपी, न किसी की सीमाओं में एंटर किया, क्योंकि भारत को भी हम माँ कहते हैं। यहाँ जन्मभूमि को भी माँ कहा जाता है। कहते हैं कि श्री राम जब रावण को हरा चुके तो उनको ऑफर किया गया लंका का साम्राज्य, कि इतना अच्छा सोने की नगरी है, वैभवों की नगरी है, अब आप इसके राजा बन जाएं क्योंकि आपने जीता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर चुका हूँ और मेरे लिए तो मेरी जन्मभूमि ही स्वर्ग से बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये हमारे मूल्य है कि हम धरती को भी माँ कहते हैं, हम गंगा को भी माँ कहते हैं, प्रकृति को भी हम माँ कहते हैं, गौ माता को भी
माँ कहते हैं। ऐसे में हम अपनी माँ को कैसे भूल सकते हैं या कैसे उनसे दूर रह सकते हैं। लेकिन समय का फेर बनते बनते कभी कभी वो भी दृश्य बनते हैं कि जहाँ टूटते परिवारों की कई करुण कहानियाँ हमारे सामने आती है। कोई भी मकान हर व्यक्ति बड़े चाव से बनाता है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देना, उसको भी मटेरियल के बारे में विशेष इंसिस्ट करना, अच्छे से अच्छी चीज़ फर्नीचर के रूप में करना। मकान तो हमारे आजकल बहुत अच्छे बन गए, कभी ऐसे फैसिलिटीज़ वाले मकान हमारे नहीं हुआ करते थे। घर कच्चे थे पर रिश्ते पक्के थे। आज घर पक्के हैं लेकिन रिश्तों में अनेक कहानियां बनती है। तो घर, मकान को घर कौन बनाता है? जहाँ अपने लोग होते हैं तब वो मकान घर बनता है, वरना तो वो एक बिल्डिंग मात्र है। तो एक जगह अभी हमारा कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा, बहन जी घर को मंदिर बनाना ये तो बहुत ऊंचा ख्याल है। मैं तो ये कहता हूँ मेरा घर घर बने। जिस घर में रिश्तों की पूजा होती है, सम्मान होता है, विश्वास होता है, अच्छे शब्दों से रिश्तों को निभाया जाता है, अच्छी भावनाओं से जहाँ रिश्तों में त्याग किया जाता है, वो घर घर बनता है। जब तक हमारे पूर्वज, सतयुग जब था तो वो देवता थे जिनकी आज भी मंदिरों में पूजा होती है। वो देवता इसलिए थे कि वो हर बात में क्या करते थे? देना जानते थे, प्यार देना, मधुरता देना, जो चाहिए देना। तब तक तो इस धरती पर सतयुग था। लेकिन जब से रिश्तों में देने के बदले मुझे क्या मिला उसका हिसाब होने लगा, तब से दरारें आ गई भवन की, ये घर रूपी भवन की दीवारों में। जब भी कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप डायलॉग सुनना। डायलॉग क्या होते हैं? तुमने मुझे दिया ही क्या, तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तुमने मेरे लिए क्या त्याग किया, तुमने मुझे कितना समझा। हाँ? तो आज अपेक्षा से हम क्या बन गए? लेने वाले। रिश्ते मांगने के लिए, पाने के लिए नहीं। जो अपने पास खूबियां है, जो अंतर्निहित हमारे मूल्य है, उसको बांटने के लिए है। कहते हैं चीज़ें होती है इस्तेमाल के लिए, चीज़ें मिलती है इस्तेमाल के लिए। रिश्ते मिलते हैं, लोग मिलते हैं प्यार के लिए। दोनों की ज़रूरत है। लेकिन गड़बड़ कब होती है? चीज़ों से प्यार बढ़ जाता है और लोगों को इस्तेमाल किया जाने लगता है। जिसकी ज़रूरत है उसके लिए साक्षात दंडवत प्रणाम करने को तैयार, और जिसकी ज़रूरत अब नहीं है, तो यूज़ एंड थ्रो का ज़माना है ना भाई। तो कभी कभी रिश्ते भी यूज़ एंड थ्रो वाले दिखाई देते हैं। कभी सोने के बर्तनों में लोग खाते थे, रिश्ते भी सोने जैसे थे। चांदी के बर्तनों में खाते थे, आज प्लास्टिक में खा के फेंक देते हैं। तो शायद वो संस्कार बन गए
मुझे क्या, किसी को कुछ तकलीफ है, मुझे क्या। कभी गांव में एक मौत होती थी, गांव का कल्चर कैसा था, तो सारे घरों में ऐसा लगता था कि शोक व्याप्त हो गया है, जैसे हमारे घर से अर्थी उठी हो। कहीं व्यंजन नहीं बनते थे, खड़े रहते थे लोग। आज तो क्या है, हमारी पहचान ही क्या रह गई है, फ्लैट नंबर फलाना। इसलिए किसी ने कहा था, गांव छोड़कर जिस दिन शहर में बस जाओगे, गांव छोड़कर जिस दिन शहर में बस जाओगे, देख लेना एक दिन हंसने को तरस जाओगे। जो निर्मल खुल के हंसना, अपनापन, कोई भी सुख का या दुख का प्रसंग हो, ऐसे मिलजुल के होता था। इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुलाने की जरूरत नहीं होती थी। चलो किसी के घर से कुछ खटिया आ गई, किसी के घर से कुछ बर्तन आ गए, कपड़े भी एक दूसरे के शेयर करते थे, है ना। और प्रसंग तुम्हारा अच्छा हो जाए भाई, जो चाहिए अपना घर खुला है, हाँ, ऐसे एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। अगर कभी प्रसंगों में कोई बाहर से आता था तो एक ढोल बजाने वाला आता था, कोई नाचने गाने वाले आते थे, बस। बाकी सब काम बनाना, परोसना, खिलाना घर के लोग करते थे। अब क्या हो गया है, घर के लोगों को तो संगीत की तैयारी करनी है, कई दिन तक कोरियोग्राफी, और खाना बनाने वाले उसे भले हायर कर लो। अरे वो भोजन जो आपके पेट को सुकून देता, जो आपका ब्लड बनता, जिस ब्लड से आपका ब्रेन एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट होता, जो आपके हार्मोन पे प्रभाव डालता, आपके सदा साथ देने वाले दिल तक जो पहुंचता है, वो भोजन से बना हुआ ब्लड है। उसे तो आप किसी भी हाथों में सौंपने को तैयार है, तो फिर फर्क तो पड़ेगा। फिर हम कहते दुनिया बहुत बदल गई है। किसने बदला? पहले जैसी बात कहाँ? तो पहले जैसी बात से अब जैसी बात का ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड है, किसकी वजह से है? बिल्कुल नवीनता को एडॉप्ट करना चाहिए, समय की मांग को स्वीकार करके बदलना चाहिए। लेकिन बदलने के नाम से हम अपने मूल्यों को खो देते हैं, वहाँ हमारी भूल है। नहीं तो ये जो प्यार था, एक दूसरे के प्रति संवेदना थी, ये हमारे दिल को हमेशा ऊर्जावान रखती थी। आज मन में एक केमिकल चल रहा है और मुख पर स्माइल करनी पड़ती है। कभी कभी तो घर का वातावरण ऐसा होता है कि जब किसी का कोई फ्रेंड, कोई मेहमान आने वाला होता है, तो घर वालों को कहना पड़ता है 2 दिन संभाल लेना, घर की इज्जत रख लेना, मेहमान आ रहे, प्लीज़ चेहरा अच्छा बना के रखना। वो खुलापन नहीं कि भाई मेरे घर में जब भी आ जाओ तुम। नहीं तो घर ही तो वो जगह है जहाँ कुछ भी बोलने की आज़ादी है। लेकिन आजकल घरों में भी बहुत संभल के बोलना पड़ता है, रिश्तों को संभल के चलाना पड़ रहा है। नाजुक रिश्ते होते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो घर बनता है जब एक माता पिता के पास संतान है, तो एक परिवार बनता है। और एक संतान को जन्म देने से लेकर बड़ा होने तक कितना लगाव
कितना सेक्रीफाइस माता पिता के द्वारा किया जाता है। लेकिन वही संतान अगर बड़ा होने के बाद ये कहे कि मम्मी तुम हमारे फैमिली के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाती हो, मेरी फैमिली के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाती हो, कुछ करना पड़ेगा। कई इंटरव्यू में बोलते हैं मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, परिवार मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और मैंने माँ को भी अपने साथ रखा है। माँ को मैंने अपने साथ रखा है। माँ बाद में आई आपकी लाइफ में। एक बार पत्नी भी बदल सकती है, पड़ोस बदल सकता है, लेकिन माँ तो नहीं बदलेगी। माँ है तो मैं हूँ। अभी 2 दिन पहले मदर्स डे था ना, तो सब बोलते आज माँ का दिन है, आज माँ का दिन है। बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फीज डाली होगी। मैसेज तो सवेरे से ऐसे आ रहे थे, ऐसे लगता है व्हाट्सएप देखो तो कि सब लोग कितने उदात विचारों वाले हो गए हैं। लेकिन फिर विचार आता है कि फिर ये वृद्धाश्रम में किन की मम्मियाँ रहती है। वृद्धाश्रम छोड़ो, मैंने खुद देखा है बनारस, मथुरा, हरिद्वार, जहाँ ऐसी बड़ी बस्तियाँ हैं जहाँ 1-2 नहीं हज़ारों विधवा महिलाएं, माताएं पड़ी है छोटी छोटी कोठरी में। जो मिलता है वो खाती है, खुशी से नहीं। स्टेशन पर लाके बेटे ने बोला मम्मी बैठो मैं कुछ लेकर आता हूँ, टिकट कटवा के आ रहा हूँ। और वो स्टेशन की बेंच पर बैठी रही, बेटा कभी भी नहीं आया। किसी ने उनको उस जगह पे पहुंचाया। ऐसी भी कितनी माताएं हैं इस धरती, इस भारत की धरती पर, जहाँ साल में 2 बार 9 दिन तक नवरात्रि में माँ की पूजा होती है। भूखे रहकर, रात जागकर, जागरण कर, गरबे गाकर, वहाँ पता नहीं घर की माँ में वो देवी क्यों नहीं दिखाई देती। तो ये रिश्ता माता पिता से बच्चों का बड़ी बॉन्डिंग मांगता है। माँ तो अपने बच्चे को चाहे वो कितना ही बदल जाए, उसी नज़र और उसी प्यार की अपेक्षा से ही देखती है। परंतु कभी कभी आज के बच्चे उन बूढ़ी आँखों को, जिनको अपने पोते पोतियों को हंसता खेलता देखकर 4 दिन की जिंदगानी आयुष्य जिनकी बढ़ जाती है, उनको पोते पोतियों को देखने से भी वंचित कर देते हैं। मैं कई बार ये बात कहती हूँ, जिस किसी घर में किसी वृद्ध की आंख में आंसू आते हैं, उस घर में देवता कभी निवास नहीं करते। जिस घर से वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा जाता है, वो तो गए वृद्धाश्रम, लेकिन जो पीछे बचे ना, वो उस दिन से घर में नहीं है। वो घर उस दिन से अनाथाश्रम बन जाता है, क्योंकि आपके ऊपर की छत्र छाया चली गई। अब आपको रात को सोने के बाद कोई देखने वाला नहीं है कि तुमने ठीक से ओढ़ा है कि नहीं। कभी लेट घर में पहुंचने पर चिंता से जागती आंखें वो माता पिता की होती है।
कईयों को परेशानी होती है कि टक टक बहुत करते हैं बूढ़े लोग, पूछ पूछ बहुत करते हैं। अरे दुनिया में ऐसे लोगों को देखो जिनका अपना कोई है नहीं, वो तरसते हैं कि मुझे कोई तो कुछ पूछे। एक बच्चा जब बोलना सीखता है, चलना सीखता है, नई नई चीज़ें देखता है, तो अपने माँ बाप को हज़ारों सवाल पूछता है। मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी। एक ही सवाल कई बार पूछता है। हर बार माँ बड़े प्यार से उसको जवाब देती है। उस माँ के बुढ़ापे में अगर उसकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई है और वो एक ही सवाल 4 बार पूछ भी लेती है और आपको जवाब देना भी पड़ता है, तो आप भाग्यशाली हो कि इसी जन्म में कर्ज माँ बाप का उतार पा रहे हो। है तो सही कर्ज उतारने के लिए आपके सामने, कब उतारोगे? नहीं तो भले पूछे कौन आया, उनको घर की घंटी बजे तो दरवाज़ा नहीं खोलना है, लेकिन वो चिंतित रहते हैं। कोने में बैठे पूछेंगे कौन आया, कौन गया। तो ये उनकी परवाह की एक आदत है। चिंतित रहना यानी केयर करना, ये उनकी अच्छी आदत है। रिश्ते माता पिता के सिर्फ आपकी अच्छी क्वालिटी का टाइम मांगते हैं। आज बहुत माँ बाप कहते मेरे बच्चे बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत सुखी है, मेरे लिए भी नर्स लगा रखी है, वो जो मेरा पूरा ध्यान रखती है। हम पूछते कुछ कमी है जीवन में? बस यही है कि मेरा बेटा मेरे पास 1 घंटा बैठता नहीं है, वो टाइम नहीं है उसके पास। बच्चे भी कई कहते हैं हमारे मम्मी पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हमने अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव कर दिए, हम दिखावे में, कंपटीशन में, और आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर चीज़ लोगों तक पहुंचती है, इसलिए हम दिखावे के पीछे अधिक खर्च करने लगे, अधिक समय, एनर्जी, और कमाना भी पड़ रहा है। घर के दोनों मेंबर को कमाना पड़ रहा है, और उसके कारण हमारी रिश्तों में समय देना ये हमने कम कर दिया है। और ये रिश्ते केवल अच्छा टाइम मांगते हैं बस, और वो टाइम आपकी ज़िंदगी का 4 घड़ी की उम्र बढ़ाने वाला ही टाइम होता है, घटाने वाला नहीं होता। जिसके सर पे माँ बाप की छत्र छाया होती है ना, उसको तो किसी दुनिया की बुरी नज़र लगती ही नहीं है। इसलिए कहते ये मत कहो कि ये आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। हर दिन माँ का दिन है, हर दिन उनके एहसान है जिसने इस शरीर को धरती पर लाने के लिए 9 महीना अपनी कोख में पाला। बच्चे के प्रसव के समय एक महिला को शरीर की 150 हड्डियाँ एक साथ टूटती हो, उतना दर्द होता है। ये मुझसे ज़्यादा आप सभी अनुभवी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उस महिला को तब होता है जब बेटा उसका नहीं रहता। कई शहरों में बसे हुए अच्छे पढ़े लिखे लोगों को वो पुराने से कपड़े पहनी हुई, शहर की भाषा न जानने वाली माँ को साथ रखने में शर्म आती है। बड़े दुख की बात है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो कितनी ही सिंपल हो, कितनी ही कुरूप हो, या कितनी भी अपडेट ना हो, लेकिन वो मेरी माँ है। तो माता पिता की दुआएं प्राप्त करने से घर मंदिर बनता है।
दूसरा रिश्ता है जो पति पत्नी का है। ये रिश्ते भी वैसे तो कहते हैं आसमान से बनते हैं, लेकिन वो जो रिश्ते मिलते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग, समझ, ये बढ़ाते रहना पड़ता है समय प्रति समय। क्योंकि देखा गया है आज के ज़माने में चीज़ें रोज़ रोज़ नई नई आती हैं ना। हर दिन आप एक मोबाइल खरीदेंगे, 6 महीने में आपको लगेगा थोड़ा रुक जाती तो अच्छा वाला आता। आजकल रिश्तों में भी लोगों को ऐसा लगने लगता है। भले हमारे यहाँ पे फिर भी तलाक की संख्या अभी भी केस कम है, लेकिन फिर भी लोग इतने अंदरूनी थक जाते हैं कि बस रिश्ते या तो यूं ही निभा रहे हैं या फिर कोई बहाना ढूंढते हैं कि मेरे ऊपर नहीं तेरे ऊपर आए और रिश्ता टूट जाए। ऐसी भी स्थितियां बन रही है। एक बहुत अच्छी महिला जज थी, कुछ समय पहले कांटेक्ट में आए तो उन्होंने एक बात कही कि आज के समय में पति पत्नी के रिश्तों में, वो फैमिली काउंसलिंग भी करती हैं, 2 कारण से रिश्तों में बड़ी असर आ रहा है, जिसमें का एक कारण टीवी पर आने वाले डेली सोप वाले धारावाहिक और दूसरा व्हाट्सएप। लगातार आप जो कहानियाँ देखते हैं, एक तो होती काल्पनिक है, दूसरा उसे कंट्रोल करने वाली ताकतें भी कोई और ही है। वो हमारे कल्चर से मेल नहीं खाते, वो हमारे कल्चर से प्यार नहीं करते। ऐसे लोग बाज़ार पे आज कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे भी लंबा लंबा खींचना है, 1000 एपिसोड 2000 एपिसोड, तो उसमें तो कितनी बार पति और कितनी बार पत्नियां भी बदल जाती है, मर के भी लोग जिंदा हो जाते हैं। एक लेडी एक धारावाहिक को लगातार देखती थी और कहीं ना आप जब कोई कहानी देखते हैं तो कोई की बात भी सुन रहे हो ना, तो आप कहीं अपने को उसमें फिट कर देते हैं। कोई ना कोई एक पात्र में आप खुद को बहुत नज़दीक महसूस करते हैं। हाँ, ये भी मेरे जैसी है, इसका भी पति कंपनी में जॉब करता, मेरा भी। ये भी अकेली है, नए शहर में आई है, मैं भी इस नए शहर में आई हूँ। अच्छा है, रोज़ देखते देखते कई छोटे छोटे इंसिडेंट बराबर ही होते हैं, घरों में भी होते ही है। सुबह सुबह वही धमाल, वही सारी चीज़ें सबके घरों में होती है। अब कहानी को लंबा खींचना है, इसलिए वहाँ एक ट्विस्ट आता है कि उस महिला का पति रोज 2 घंटा लेट घर पे आता है। वो इधर उधर से पता करती है, परेशान होते होते पता चलता है कि उसका बाहर कहीं अफेयर हो गया है। इधर घर में इसके पति को विचार आता है, उसे नहीं पता ये कौन सा सीरियल देख रही है, कि मेरी पत्नी का 4 महीने बाद बर्थडे आ रहा है, मेरी तो इतनी कमाई नहीं है, पर इस बार बेचारी मेरे लिए कितना करती है, इसका बर्थडे कुछ सरप्राइज गिफ्ट देके बढ़िया से सेलिब्रेट करूँगा। सरप्राइज के चक्कर में वो ओवर टाइम जॉब करता है, लेकिन पत्नी को नहीं बताता, तो रोज 2 घंटा लेट आता है। कोइंसिडेंट? वहाँ भी वही स्टोरी, यहाँ भी वही स्टोरी। वहाँ जो कारण निकला, पत्नी क्या सोचेगी, यहाँ भी दाल में काला या दाल काली, कुछ तो है, हो जाता है। कहते हैं कि उसका बर्थडे आने से 15-20 दिन पहले ही वो रिश्ता इतना खराब हो गया कि डिवोर्स फाइल हो गया। वो तो काउंसलिंग में पति ने बताया कि मैं तो इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाह रहा था। तो ये इडियट बॉक्स के सामने घंटों बिताना प्लीज छोड़ दीजिए। फिर
एपिसोड तो रात को देखना है, फिर दूसरे दिन रिपीट भी देखना है। कई लोगों को तो इतना इंटरेस्ट आता है, अरे एक बार तो पीट गए, दोबारा भी पीट रहे हो, रिपीट। ये रिश्तों को ही पीट रहे हैं। और फिर व्हाट्सएप, सास से बहू का झगड़ा हुआ, कोई बातचीत, तो मम्मी है ना ऑनलाइन है, मम्मी आज मेरी सास ऐसे बोल रही, मैं क्या बोलूं। फिर उधर से मम्मी किस में बिजी है, कहती बेटा ये बोल दो ना, मेरी अपनी लाइफ है, ये कुछ भी। फिर सास ने कुछ जवाब दिया, फिर मम्मी अब ऐसा बोल रही है, क्या बोलूं। ऑनलाइन झगड़ा, क्योंकि आजकल जियो की मेहरबानी है, सब लोग 24 आवर्स भी ऑनलाइन रहते हैं। अरे किसी बेटी का फ़ोन आए तो मेहरबानी करके कोई राय देने से पहले सोच लेना कि क्या आपको पता है कि उस घर में रियल में क्या हुआ है। आप तो वन साइड देख पा रहे हो, सेकंड साइड तो आपको पता भी नहीं है, और आप व्हाट्सएप पे ही अपनों का ही कभी कभी घर तोड़वा सकते हैं। रिस्क तो है। पति पत्नी के बीच वो रिश्ता हो जिसको कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी है तो पति घर का कमाई करके लाने वाला देवता है। कमाई लाना ही केवल उसका काम नहीं है, पर आप उसकी मनोस्थिति को समझिए कि ये दुनिया कितनी पॉल्यूटेड वातावरण है, कितने दुनिया में लोग चीटिंग करते हैं, कितनी ईर्ष्या है, कितना कंपटीशन है। सारा दिन ट्रैफिक, सारा दिन आवाज़ें, सारा दिन अननोन लोगों के बीच में डील करने वाला व्यक्ति शाम को जब घर लौटता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका माइंड रिलैक्स हो। घर तो होता ही इसके लिए ना, गुजराती में कहते हैं धरती नो छेड़ो घर, होम स्वीट होम। लेकिन महिलाएं कभी कभी ये गलती करती है कि मैं जो पूरे दिन अकेली बोर हुई, या मैंने जो कुछ काम अधिक किया या कुछ मिस किया, आने दो, बताती हूँ। और वो जो तैयार रहते हैं हम, और कभी कभी चीज़ों की डिमांड। मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि आप लक्ष्मी है। आपके घर में जब आपकी शादी होके आए तो सबने क्या कहा था? लक्ष्मी आई। लक्ष्मी के भी कई स्वरूप है, कई नाम से लक्ष्मी की पूजा होती है। तो नारी के भी कई स्वरूप है। महालक्ष्मी कहलाती है, जिसमें 2 हाथ स्त्री के, 2 हाथ पुरुष के। तो नारी में वो शक्ति है कि वो पुरुष वाला और स्त्री वाला दोनों काम को अच्छा बराबर का अंजाम दे सकती है। ये देखा गया है कि कभी किसी की पत्नी चली जाए तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को शायद अकेले पाल के बड़ा नहीं कर पाता, करते भी है कुछ लोग। लेकिन स्त्री कभी कभी अकेली कमाई करके अपने बच्चों को घर का भी प्यार देती और पालन पोषण के लिए धन भी कमा लेती। बहुत सी ऐसी माताओं का गायन आपने सुना है जिन्होंने बचपन में बच्चों के लिए क्या नहीं किया, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे कस्तूरबा हो, अनेक महिलाएं हैं। परंतु महालक्ष्मी का रियल रूप क्या है कि हमारा भी राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन है। जो एक फेमिनाइन ब्रेन है, एक मेल ब्रेन है। तो हम दोनों प्रकार की सोच रखें। जहाँ डिसीजन मेकिंग का काम है, निर्णय लेना है, वहाँ दृढ़ रहे। जहाँ भावनाओं के आधार पे सॉफ्ट रहना है तो सॉफ्ट भी रहे। ये 2 बैलेंस रखने वाली महालक्ष्मी बनती है।
इसी तरह धन लक्ष्मी भी कहलाती है। तो धन लक्ष्मी कौन है? जो घर में जितना भी धन जिसको मिला है, सबसे पहला धन का सुख उसको मिलता है जो संतुष्ट रहता है। किसी का बंगला देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाई जाती। संतुष्ट रहें आप। रोज कंपेयर न करें कि उनके घर में क्या क्या आ गया और पति आने पर अपने कब आएगा, अपन के क्यों नहीं। और वो जो रेस में हम लग जाते हैं, कंपेयर करने में लग जाते हैं, वहाँ हमारा घर ही परेशान में, उलझनों में आ जाता है। दूसरा, घर में जो धन आता है उस धन का सदुपयोग करें। जब देखिए आपका धन दिखावे में कितना जाता है और रियल में जहाँ दुआएं मिलती हो वहाँ कितना जाता है। मुझे एक शादी का किसी ने इनविटेशन दिया, बेन कम से कम आओ देखो। मैंने कहा क्या देखना है? 8,000 रुपये की एक थाली। ऐसा ऑर्डर दिया, ऐसा मेनू है हमारा। किसको खिला रहे? गरीबों को। जिनका ऑलरेडी पेट भरा है उनको खिला रहे हो इसलिए कि वो तुम्हारी वाह वाह करेंगे। क्या खाएंगे 8,000 का? और उसी पार्टी प्लॉट के बाहर गरीबों के बच्चे खुशबू लेते तरसते खड़े रहते, उनको एंट्री भी नहीं और कुछ नहीं देते। सचमुच बहुत अच्छी शादी करनी है तो पहले 500 बच्चों को खिला दो, फिर एक आइटम प्यार से शादी के दिन खिला। वैसे ही ना शादियों के दिन होते हैं ना, वो ऐसे दिन होते हैं कि कई शादियां होती है उस वक्त और बेचारों को सब जगह हाजिरी भरनी होती है। आपकी 500 आइटम 150 आइटम क्या खाएंगे? वो वेस्ट होता है। ये धन लक्ष्मी का काम नहीं है। धन की, अन्न की जरा सी भी वेस्टेज हमारे जीवन में बरकत नहीं लाने देती। अन्न को हमारे देश में देवता कहा जाता है। पहले के लोग थाली सामने आती थी तो उसको आचमन करते थे, जल से प्रणाम करते थे, फिर खाते थे। इतना इज्जत रखते थे। आज भी जैन लोग थाली में बचा हुआ अन्न फेंकते नहीं, थाली भी धो कर के पीते हैं। कितने अच्छे संस्कार है वो। और कहाँ हम दिखावे के लिए इतना वेस्ट करते हैं। ये धन लक्ष्मी का काम नहीं। तीसरी बात, अत्यधिक डिमांड के बदले आप अपने घर में आने वाले धन की क्वालिटी का भी ध्यान रखो। जब आप बहुत डिमांड करते हैं, बहुत इच्छाएं रखते हैं, तब आपके शब्द क्या होते हैं? कुछ भी करो इस दिवाली तक ये तो लाओ घर में, कुछ भी करो ये तो मुझे चाहिए, कुछ भी, ये जो कुछ भी करो आप रिपीट करते हो ना, ये शब्द हैमरिंग करता है। यहाँ हथौड़ा लगता है पति को कि मेरी पत्नी से अगर मुझे सुख शांति की कामना रखनी ना तो इसको जो चाहिए ना वो देना ही पड़ेगा। फिर वो 2 नंबर के रास्ते पे कमाने का सोचता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत की पहली समस्या है पॉपुलेशन, जनसंख्या का विस्फोट। दूसरी समस्या करप्शन है। वो करप्शन को बढ़ावा देने के निमित्त हमारी बहनें हैं। सॉरी टू से, पर बहुत बार आपका जो ये फोर्स है ना, ये अधिक कमाई के लिए प्रेरित करता है। आप ये कहें कि मेरे पास जो सासू की दी हुई साड़ी है ना, 20 साल के बाद वैसे ही वही फैशन दोबारा आती है, मैं उसका इस बार ड्रेस बना के दिवाली सेलिब्रेट कर लूँगी। मैं सिंपल खाना घर में बना के प्यार से अच्छा खुद बना के बचत कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे घर में 2 नंबर का पैसा मत लाना। ये कहने की हिम्मत है, तब आप धन लक्ष्मी हो।
नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा। नहीं तो आजकल इतना हो गया है। पहले कितने सिंपल थे हम लोग। दिवाली होती थी, बड़ा सा कपड़े का थान आता था, दर्जी आके बिठाता था, सबको लाइन में खड़ा करो, माप लेते जाओ, बनाते जाओ, बैंड बाजा। पर बुरा नहीं लगता था, खुश होते थे, देख तेरा भी ऐसा मेरा भी ऐसा है ना। चेहरे पर खुशी कितनी थी। आज रोज नए ब्रांड के कपड़े पहनाते हो तो ही बच्चे नाराज रहते हैं। क्योंकि दिखावे का ज़माना ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी और की शादी के लिए भी 5 नई ड्रेस चाहिए। क्यों? संगीत में क्या पहनूंगी, फिर डांस में क्या, फिर डिनर में क्या, फिर उसमें क्या, फिर उसमें क्या, 5 तो चाहिए। और अगर किसी ने कमेंट कर दी आपकी फ़ोटो देखकर, अच्छा ये तुम्हारी वही ड्रेस है ना जो उसकी शादी में पहनी थी, ओहो फ्यूज़ उड़ जाएगा, फ्यूज़ ही उड़ जाएगा। अरे क्या हुआ अगर मैंने ड्रेस को रिपीट किया तो? मेरा फेस भी तो वो का वो है, मैं खुद भी तो वो की वो हूँ, तो मेरे कपड़े वो के वो। तो हम लोग सालों से एक ही कपड़ा पहन रहे, मज़ा आ रहा है, कोई मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को देखना ही हो तो मेरी टैलेंट को देखे, क्यों मेरे कपड़ों को देखे? मुझ में वो आत्मविश्वास होना चाहिए ना। हम बह जाते हैं, धारा में बह जाते हैं। हिम्मत वाले होते हैं जो धारा के विपरीत चल पाते हैं। बेशक नारी को श्रृंगार का शौक होता है, अच्छी बात है। हम नहीं कहते कि आप सफ़ेद कपड़े पहनो, बिल्कुल नहीं, ये मत समझना। आप पहने, लेकिन उस दौड़ में मत दौड़िए जिसके कारण घर का इकोनॉमिक बैलेंस या संबंधों का बैलेंस बिगड़ जाए। इस कॉस्ट पे न श्रृंगार न सजावट काम की नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। विवेकानंद जी जब अमेरिका जा रहे थे वर्ल्ड पार्लियामेंट में भाषण करने, तो उस क्रूज़ में एक लेडी ने उनको कमेंट किया कि स्वामी जी अंग्रेज़ी बोलते हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो, लेकिन ड्रेस क्या पहन रखी है? नीचे लंगोट थी लुंगी जैसी और ऊपर शॉल थी, दोनों ही भगवा। तो क्या आपके देश में लोगों को कपड़ा सिलाई करना नहीं आता? कमेंट किया, अमेरिकन लेडी थी। बड़े तपाक से उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि मैडम आपके देश में आपकी पर्सनालिटी टेलर मास्टर के हाथ में होती है, हमारे देश में पर्सनालिटी हमारे चरित्र से आंकी जाती है। यहाँ जिसका चरित्र ऊंचा उसकी पूजा होती है, नाज होना चाहिए। हीरो हीरोइंस को कॉपी कर करके आज हम क्या क्या करने लग गए, कैसे कैसे कपड़े पहनने लग गए। एक लड़की ने बोला मेरा भाई कुछ भी करे मम्मी नहीं बोलती, मुझे बड़े प्रतिबंध लगते हैं, इतने बजे आना है, इनसे दोस्ती करनी है, ये कपड़े पहनने, ऐसे नहीं पहनने। वाई समझा नहीं पा रहे थे कोई उसको। किसी समझदार ने उसको कहा बेटा तुम्हारा फ़ोन कौन सा दिखाना। मेरे पापा ने आईफोन लेके दिया है। अच्छा, दिखाया, बड़ा अच्छा है। फिर बोला इसके ऊपर एक कवर आया है, वो कितने का आया? 200 रुपये का। इतने महंगे फ़ोन पे 200 रुपये का कवर काहे को, निकाल दो ना। नहीं कवर चाहिए। क्यों? सेफ्टी है। 1.5 लाख के आईफोन को 200 रुपये के कवर की सेफ्टी है। ये आईफोन कितना महंगा है। कुछ अच्छे कपड़े पहने हैं तो सेफ्टी है। फिर एक बात और उसको समझाई कि बेटा तुम्हारे घर में फर्नीचर है, बर्तन है, वो सारा कहाँ पड़ा है? दिखता है ना आते ही किसी को।
अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में गहने भी होंगे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, वो कहाँ पड़ा है? कहाँ रखते हो? याद आ गई ना तिजोरी? क्यों अंदर? अच्छी चीज़ है ना, सामने फैला के रखनी चाहिए ना, हमारे पास इतना है। कोई आए देखे घर में? नहीं, उसे तो अलमारी के अंदर छोटा खाना, उसके अंदर छोटा खाना, उसमें रखते हैं। तो उसको कहा, बेटी तुम्हारा जो भाई है ना वो घर का फर्नीचर है और तुम्हें ना घर का गहना हो। गहनों को नुमाइश के लिए नहीं रखा जाता, समय पर ज़रूर पहना जाता है, नुमाइश नहीं की जाती है, दिखावा नहीं किया जाता है। तो एक नारी को अपने शरीर का, अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। ये जो आज बॉलीवुड हॉलीवुड की कॉपी करके तन दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, फिर कहते हैं लोगों की नज़रें ख़राब है। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि लोगों की नज़रें ख़राब है। नज़रों को खींचने वाली आपकी एक्टिविटी पर आपको गौर करना होगा। तो थोड़ा सा धन का सदुपयोग करें। कई सारे फैशन की चीज़ों में हमारा खर्च हो जाता है, कभी किसी की मदद करने को हम कर नहीं पाते हैं। परिवार में कई लोग गरीब होते हैं, हम उनको नहीं दे पाते हैं और वेस्ट कितना चला जाता है। इसी तरह वीर लक्ष्मी भी कहा जाता है जो घर को बहादुरी सिखाएं। आजकल ना मैं एक चीज़ देखती हूँ, माताएं अपनी बच्चों को नाजुक बड़ा बनाती है। नाजुक मत रखो, बोल्ड बनाओ। परवरिश ऐसी हो कि आपकी बेटी या बेटा हर मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहें। और जब जीवन की परीक्षाएं आती है ना, तो MBA, CA, MSc डिग्रियां काम नहीं आती, तब जीवन की स्किल्स काम आती है। सब काम सिखाओ। और लेकिन उससे भी पहले तो हम भी तो घर के सारे काम, कड़वी बात है। एक लड़की ने मुझे काउंसलिंग में पूछा कि दीदी मेरी कई जगह शादी होते होते नहीं हो पा रही है, मैं टेंशन में हूँ, रिश्ता नहीं हो रहा है। मैंने कहा बात क्या है, कुछ तो वजह होगी ना। बोला मेरी एक डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तुम्हारी क्या डिमांड है? कि शादी करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी। कंडीशन है। अब साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली है तो वो ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं करते। वो घर क्या घर होता है जहाँ घर की लेडी घर के लिए खाना नहीं बनाए, घर के लोगों के लिए खाना नहीं बनाए। आप जब भोजन बनाते हो तो केवल स्वाद नहीं या किसी की पेट की तृप्ति नहीं करते हो, आप अपना प्यार परोसते हो, आप अपनी भावनाएं परोसते हो, आप अपनी ममता परोसते हो। और वो जब आपने परोसी नहीं, खिलाई नहीं, फिर क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे ना हमें कुछ बताते ही नहीं है, पूछ नहीं सकते, बोलते पूछो मत। इतना आपके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं है। आपने वो बॉन्डिंग बनाने के लिए किया नहीं ना कुछ। ज़ोमैटो, स्विगी से खाने वाले आपसे तो ममता नहीं जोड़ेंगे। घर में खाना बनाइए, प्यार से खिलाइए। होटल के खाने के कल्चर को थोड़ा मिनिमाइज कीजिए। होटल की सच्चाई तो नहीं जानो तो अच्छा है। मैंने खुद देखा है, एक होटल के मालिक ने हमें बताया था, बनी हुई कुक्ड सब्जियां 40-40 दिन तक डीप फ्रिज में रहती है। आपके जाते ही गरम गरम ग्रेवी मिलाकर, मसाले डालकर आपको
सर्व कर दी जाती है, क्या उसके अंदर आपको मिलेगा? और वही आप घर में बनाओगे, थोड़ा पसीना बहेगा, कोई बात नहीं, डायबिटीज़ नहीं होगा कभी। कीजिए, हमारी दीदियों को आप देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले किचन का काम शुरू होता है। इतने इतने लोगों के लिए बड़े प्यार से भोग प्रसाद ब्रह्मा भोजन सब कुछ बनता है, क्योंकि भावना है कि भगवान के घर में जो आए उन्हें पवित्र अन्न प्रसाद मिले। और आपके घर में भी प्रतिदिन भगवान को आप ऑफर कीजिए। मंदिर तो वही होता है जहाँ भोग ऑफर किया जाता है, और वो भोग तो खुद बनाओगे तो ऑफर करोगे ना, बाजार से लाया हुआ तो नहीं करोगे। दिल का रास्ता भी पेट से होके गुजरता है, ये भी सुना है ना। तो बॉन्डिंग बनेगी, चाहे पति हो चाहे बच्चे हों, खिलाओ आप प्यार से, ये आदत डालिए। इसी तरह से और एक रिश्ता जो सबसे ज़्यादा घर के कई कारण जब सामने आते हैं, हालांकि अभी हम लोग स्कैटर्ड फैमिली में ही ज़्यादातर रहने लगे हैं, बहुत कम होंगे जिनके घर में सास और बहू साथ में रहते हैं, पर ये रिश्ता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके घर में सास होती है उनको उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन कहीं भी तुरंत निकल जाओ, घर में कोई बैठा है, कोई चिंता नहीं, वो घर का ताला बन के बैठी रहती है। लेकिन वो जाने के बाद पता चलता है कि अब घर की व्यवस्था किए बिना बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे, है ना। सास बहू में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बच्ची घर में भी माँ के बहुत नज़दीक रही होती है, और उस प्यारी सी माँ को छोड़कर जब ससुराल आती है तो यहाँ परमात्मा ने उसको एक और माँ दी होती है। भाग्यशाली होते हैं जिनको ससुराल में सास मिलती है, और वो सास और बहू अगर अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं तो घर डेफिनेटली स्वर्ग बनता है। पर कभी कभी नहीं हो पाता है, कारण दो मुख्य मैं समझती हूँ। एक तो जनरेशन गैप, एज का गैप, वो तो है ही, नया मॉडल पुराना मॉडल फ़र्क तो होगा ही। आप लोगों ने जब फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया था तो कौन सा वाला फ़ोन था आपके पास? नोकिया, हाँ, छोटा सा, टक टक करते थे, है ना। और अब अमूमन सब स्मार्टफोन वाले हैं। तो बहुएं जो नए ज़माने की है वो स्मार्टफोन की तरह है, और सासुएं हैं वो पर नोकिया ना होता तो शायद स्मार्टफोन का भी इन्वेंशन नहीं होता। और कई बार जब आपसी बात होती है तो कौन बदले, है ना। होता ये है जो मैंने भारतीय परिवारों में देखा है कि जब किसी के घर में बहू आती है तो लगभग सास की उम्र 50 के आसपास होती है जब उसके घर में बहू आती है। और ये जो 50 साल की उम्र होती है ना, ये महिलाओं के लिए वैसे भी बड़ी तकलीफ वाली होती है। फिजिकल रूप से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो टाइम ऐसा होता है कि बिना कारण मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, गुस्सा आना, थकान लगना, चिड़चिड़ापन आना, कॉमन प्रॉब्लम। और फिर ऐसे टाइम पर घर में एक नया मैनेजमेंट सिस्टम दाखिल होता है। तो अभी तक तो केवल मेरा राज था, बेटा भी सिर्फ मुझे बता के सब कुछ करता था, जाता था, आता था। अब कभी कभी वो मुझे मिले बिना पत्नी को बता के निकल जाता। एक नई चीज़ें, फिर घर में चीज़ें भी, माताओं को ना अपनी चीज़ अपनी जगह पे चाहिए। अब बहू आएगी, साफ सफाई करेगी तो उसको अपना होता है, मम्मी ये चीज़ यहाँ रखना अच्छा है, वहाँ रखना। और नई पीढ़ी की एक प्रॉब्लम तो है कि वो सब चीज़ बताना ठीक नहीं समझते, वो कर लेते हैं
रिपोर्ट करना, बताना उनको थोड़ा सा, और आपके बिना बताए आपकी चीज इधर उधर हो गई, पहाड़ टूट जाता है कभी कभी तो। और ये चीजें है तो माइनर। होता क्या है, एक सास ने कल्पना की होती है कि मेरे घर में बहू आएगी, वो ऐसी ऐसी होगी, एक फ्रेम बनाई होती पहले से। अब फ्रेम तो पहले बना ली, बाद में आया। अब उस पिक्चर को कैसे भी उस फ्रेम में फिट करने के लिए थोड़ा इधर से खींचो, थोड़ा इधर से खींचो, थोड़ा इधर बड़ा हो गया काटो, इधर बड़ा हो गया काटो, कैसे भी उसमें जिंदगी भर कशमकश यही रहती है कि मेरी फ्रेम में तुम फिट हो जा। चलो वो भी बेचारी हो जाए, पर तकलीफ ये होती है कि वो बहू जो आती है वो भी एक फ्रेम लेकर आती है। उसने भी तो सोचा होता है मेरी सास ऐसी ऐसी होगी, मेरे को कहेगी बेटा अब थक गई होगी, आराम कर ले, थोड़ी देर बैठ जा, ऐसा बोलेगी, ऐसा सोचा होता है, लेकिन वो नहीं बोलती। और वो अपनी फ्रेम में अपनी सास को फिट करना चाहती है। यही दोनों के बीच में कारण बन जाते हैं। है कुछ भी नहीं, थोड़ा बैठो, बात करो, मम्मी मैंने आज तक यही किया है, अभी मुझे आप बताना, मेरे को तो यही आता है, आप बताओगे, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। 2-4 बार बोल के तो देखो। अरे प्यार में वो ताकत है, पत्थर भी पिघल जाता है। प्यार दिखाया का? दिखाया। अच्छा, माँ को भी, सास को भी ये पता होना चाहिए मैं बड़ी हूं। देखो दुनिया में जितने बड़े लोग हैं ना, उनको याद रखना चाहिए कि हमारे दिन कम है। अब तो इनके ही दिन है, टाइम इनके पास ज़्यादा है, मेरे पास अब टाइम कम है। तो इसलिए हमें भी इनकी बातों को एडॉप्ट करना। जैसे नोकिया यूज़ करते करते स्मार्टफोन लेने में आपको खुशी हुई थी, दुख नहीं हुआ था, चाहे महंगा पड़ा। नई टेक्नोलॉजी हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर आपकी बहू हो सकता है ऑनलाइन परचेजिंग करके आपके महीने के 1000-2000 रुपया भी बचाती होगी। आपकी बहू कमाती होगी तो आपके लिए बहुत घर चलाने में सुविधा भी होती होगी। आपकी बहू बहुत सारे कारोबार आपके इजी कर देती होगी। तो ये भी तो देखो ना, जो आपने अपने ज़माने में नहीं किया। बाकी अब ये सोचो कि मैंने अपने ज़माने में जो किया वो अब ये करे, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं। समय तो हर वक्त बदलता है। करना इतना ही है, जहाँ ज़रूरत है सॉरी, जहाँ ज़रूरत है थैंक यू, और 3 शब्द हमारी दादी जानकी के लिए, दादी जानकी जी की स्मृति स्तंभ पे भी लिखा है, केयरिंग, शेयरिंग, इंस्पायरिंग बनो। केयर करो, बेटा आज बहुत काम है, थक तो नहीं जाएगी ना? तो वो खुशी खुशी बोलेगी नहीं नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, बस आप मुझे बताओ। लेकिन वही थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, करना पड़ेगा, तो वो फिर अंदर से रिएक्ट होता है, मैं ही क्यों करूँ, है ना? वरना तो जब बेटी को विदा करते हैं तो कहते देख तुम्हारी सास अच्छी खासी है, थोड़ा काम उसको भी करने देना, सारा मत ले लेना। तो 2 पैमाने होते हैं ना। और यहाँ हम क्या पैमाना यूज़ करते घर में, मैंने तो सारी ज़िंदगी किया, अब तो तुम ही करो। ऐसा नहीं। जो बेटी की सास में जो देखना चाहते हो ना, बहू के लिए वैसी सास आप बन जाओ बस। और देखिए ये यूनिवर्स है, इसका एक नियम है, जो आप इस यूनिवर्स को देंगे ना घूम फिर के आएगा। आज आपने किसकी बेटी जो आपके घर में आई है उसको सुख दिया, तो आपकी बेटी को वहाँ कोई ना कोई सुख देगा और अच्छा समाचार आपके पास आएगा। ये नियम है। तो दोनों को ही, बुजुर्गों को का ख्याल रखना, ये भी हम यंग लोगों का बहुत बड़ा फर्ज है। एक बार एक पति ऑफिस आया, लास्ट 1-2 बातें बता देती हूँ, मुझे लगता है टाइम भी हो रहा है। आकर के अपनी पत्नी को बोला कि मेरे फ्रेंड के एक एनिवर्सरी की या कुछ पार्टी है और 5 स्टार होटल में उसने अरेंज किया है, फटाफट तैयार हो जाओ, डिनर वहीं है। अब आउटिंग और
पार्टी, ये तो सब वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती है चीज़ें। तो तुरंत तैयार हो गई। बेटा था 5 साल का, उसको भी तैयार कर दिया। तैयार होके ड्राइंग रूम में आने पर ख्याल आया, ओहो मम्मी जी भी तो है घर में, उनके खाने का क्या करें। तो फिर क्या करना है ना, बॉम्बे जैसा एडवांसमेंट नहीं था, यहाँ तो आपको बहुत सारा मिल जाता है। वो अपने धीरे से सास को बोलती है कि मम्मी थोड़ा आज के दिन एडजस्ट करोगे, बाजू में राम मंदिर है ना अपने, वहाँ राम रोटी के लिए शाम को बहुत बुजुर्ग आते हैं, एक दिन ले लेना, हमें तो बाहर जाना है। अब माँ को तो पता है कि अब तो प्रोग्राम चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा आप जाओ, मैं एडजस्ट करूँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ना घर में, देखिए उसका हमारे ऊपर भाव क्या पड़ता है रिटर्न में। रास्ते में उसका बेटा अच्छी अच्छी बातें कर रहा था अपनी माँ से। मम्मी मेरी टीचर ने बोला तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बोला हाँ बेटा। तुम बड़ा आदमी बनोगे। हाँ बेटा बहुत अच्छा है। मैं बहुत पैसा कमाऊँगा। हाँ बेटा बहुत पैसा कमाना। फिर मम्मी मैं बड़ा सा घर बनाऊँगा। हाँ बेटा ज़रूर बनाना। बच्चे तो बातें करते रहते ना मम्मी से। फिर वो बेटा बोलता है मम्मी पता है मैं घर कहाँ बनाऊँगा। कहाँ बनाएगा? बोले जहाँ पास में राम मंदिर होगा। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ पार्टी करने जाएंगे तो तू खाना कहाँ खाएगी? तब उसको लगा कि बच्चे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कर रही हूँ कल को वो मेरे साथ मेरे बच्चे करेंगे। इसलिए वो कीजिए जो आपके बुढ़ापे में आप चाहते हैं, वो किसी और के बुढ़ापे के लिए आप कर लो, नहीं तो सब कुछ घूम के आता है। बच्चों को भी बड़े प्यार से चलाइए। बच्चों को कहने से नहीं सुधार सकते, ज़्यादा कहें नहीं आज के बच्चों को। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण है। किसी घर में एक कपल को बहुत सालों बाद एक बेटा हुआ था। बड़े नाज नखरे से पला तो थोड़ी आदतें भी खराब हो गई, पर क्या करे, बच्चा है। एक बार उसका 20वां बर्थडे था। मम्मी पापा ने प्लान किया बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो बेटा रात को 11 बजे घर लौटा। बूढ़े माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं। आकर के वो देखा तो बेटा तो नशे में है, बहुत दोस्तों के साथ शराब पी रखी थी, पाँव लड़खड़ा रहे हैं, ठीक से माँ बाप से बात नहीं किया। माँ बाप केक तैयार करके बैठे थे। वो सीधा अपने कमरे में चला जाने लगा। माँ के मुंह से, क्योंकि बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत प्यार भी कर रही थी, तो मुंह से निकला ऐसा बच्चा तो नहीं होता तो अच्छा था। निकल जाता है ना, कभी कभी फिसल जाती है जबान। बेटे ने वो प्यार, वो तैयारी, वो इंतज़ार, ये तो सब नहीं देखा, लेकिन वो वर्ड उसी रात वो अपने कमरे में पंखे से लटक गया। शब्दों का इतना असर होता है। प्यार जरूर है, लेकिन प्यार को गुस्से में मत बदलने दो। कई माताएं कहती मुझे गुस्सा आता है दीदी, लेकिन प्यार है इसलिए आता है। ये कौन सी परिभाषा है कि प्यार से गुस्सा आता है? प्यार है इसलिए गुस्सा आता है? नहीं, प्यार है इसलिए गुस्सा नहीं आता है। प्यार में अधिकार की भावना हम बढ़ा लेते तब गुस्सा आता है। तो यहाँ परमात्मा के घर में हम आपको इतना कहेंगे कि परमात्मा से शक्ति भरिए, ताकि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रख सके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सके। इसके लिए यहाँ रिश्तों को सुधारने की बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। घर स्वर्ग बनेगा तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। हमारा विज़न है दुनिया को स्वर्ग बनाना, लेकिन उसकी शुरुआत सबके घरों को स्वर्ग बनाने से होगी। कुछ नहीं जाता है, प्यार से सॉरी कह दो, कुछ नहीं जाता है, चुक जाओ। मैं आजकल एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सुबह से आजकल शाम तक हमारा कितना टाइम सोशल मीडिया पे, मोबाइल स्क्रीन पे जाता है। एवरेज 4 से 5 घंटे इंडियन लोग स्क्रीन पे रहते हैं।
अब कितने ही ग्रुप्स, कितने ही अनजान रिश्ते, उनको आप गुड मॉर्निंग भेजते हो, गुड नाइट भेजते हो, मदर्स डे विश करते हो, ये डे वो डे विश करते हो। और जब एक व्यक्ति मोबाइल पे होता है लंबे समय तक, उसका बॉडी पोस्चर कैसा होता है, ज़रा देख के बताना। क्या ऐसे होता है? नहीं, कैसे होता है? आसपास का कुछ ध्यान नहीं, खोया होता है। तो मैं एक बात कहती हूँ, अनजान रिश्तों को, दुनियावी रिश्तों को निभाने में गर्दन झुका सकते हो घंटों तक, तो थोड़ा घर में गर्दन झुका दिया करो। आई एम सॉरी, झुकती तो है ही, सही जगह झुकाओ, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सीडेंट होता है, ब्लड की ज़रूरत होती है, आईसीयू में पड़े होते, तब बाहर फेसबुक वाले फ्रेंड कोई नहीं पहुँचते। घर के ही प्यार करने वाले 2-4 रिश्ते ही खड़े होते हैं, कोई और नहीं होता है। चाहे कितने ही फैंस, फॉलोअर्स इंस्टा पे, फेसबुक पे आपने जोड़ रखे हो, वो कोई नहीं पहुंचने वाला है आपके दर्द में। फिर भी वही अपने ही काम आने वाले हैं, तो उनके सामने झुक जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम छोटा सा, अगर समय है दीदी अलाउ करते हैं, तो 10-1 मिनट की एक एक्टिविटी है लास्ट में, करना चाहेंगे? अगर सबको टाइम है तो आप ना, तमें 2 मिनट बोली लो, नहीं तो। कौन कौन सास और बहू साथ में आए हैं, जरा खड़े हो जाएंगे। सास बहू दोनों यहाँ पर है। ओके, एक और कोई? अच्छा, 1-2 ही है ना। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी रहने देते हैं। हम लास्ट में सिर्फ इतना ही करते हैं कि इन दोनों को पिछली सारी बातों को, कुछ भी जीवन की खट्टी मीठी यादें हैं, उसको भुलाकर गले मिलना है, हाथ मिलाना है। और अब की दिवाली वो मंदिर की लक्ष्मी से पहले अपने घर की लक्ष्मी की एक बार आरती उतारनी है। जो आपके प्यारे बेटे को संभालती, जो आपके कुल की वृद्धि करती, जो आपके प्यारे पोतों को संस्कार देती, जो आपके भंडारे में भोजन बनाती, उस लक्ष्मी से बढ़कर कोई लक्ष्मी नहीं। तो हम हर प्रोग्राम के एंड में कई सारे होते हैं, उनको एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बट आज टाइम भी कम है, तो हम मन से लास्ट में 3 मिनट अपने सारे रिश्तों को इमर्ज करें मन में, अपने परिवार, अपने घर को सामने इमर्ज करें। मेरा घर मेरा स्वप्न है, मेरा घर ही मेरा संसार है, जिसमें मैं घंटों बिताती हूँ। उस घर का एक एक कण पावन हो। घर मेरा मंदिर हो, यही मेरा कर्तव्य है, जिसके द्वार पर आते ही चिंता मुक्त हो जाए लोग, जहाँ हर चेहरे पर मुस्कान रहे, जहाँ विभिन्न गुणों की रंगोली रोज सजती रहे, दुखों का साया न पड़े ऐसी तुलसी माता पिता के रूप में जहाँ पर बैठी हो, जहाँ प्रभु को याद कर भोजन बने, भगवान को स्वीकार करा के सब प्यार से प्रसाद खाएं। ऐसा मेरा घर मंदिर है। इसे मंदिर बनाए रखने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगी। मैं उन सारे रिश्तों को याद कर रही हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। मेरे माता पिता जिनसे मुझे ये शरीर मिला, मेरे सास ससुर जिन्होंने मुझे अपना पति
जो आज मेरे जीवन में मेरा साथी है वो दिया। मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे बुढ़ापे का आधार है, जिनको मैंने अपने रक्त से सींचा है, इन सभी रिश्तों को मुझे ईमानदारी से निभाना है। चाहे त्याग करना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, चाहे कुछ कंट्रोल करना पड़े, पर मुझे अपने घर के हर देवता को प्रसन्न रखना है। मेरा जीवन सबको सुख देने के लिए है। सच्चा सुख इसी संतुष्टता में है। मैं खुश हूँ तो मेरा घर भी खुश है, मेरे परिवारजन खुश है तो मेरा घर मंदिर है। मधुर भाषा की मधुर घंटियाँ मेरे घर में बजेगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मिठास वाली मिठाई का भोजन खाएंगे, आनंद भरे गीत गाएंगे, हर बात को एडजस्ट कर समा कर मुझे घर की ईंटों को, दीवारों को मजबूत करना है। मैं ही घर की वो लक्ष्मी हूँ, तभी मेरे बच्चों की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी जब मेरे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। यही खुशबू की अगरबत्ती मेरे घर में जलती रहेगी कि चारों तरफ खुशियों का, पवित्रता का ही वातावरण होगा। हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दें कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर कभी थकूं नहीं, कभी हिम्मत न हारूं, सभी को सुख दे, सबका कल्याण कर सकूं। परमात्मा की किरणें प्राप्त करने के लिए परमात्मा को पहचानिए, प्रतिदिन याद करिए। घर में मंदिर तो रखा होगा, लेकिन घर को मंदिर जरूर बनाइए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय गीता दीदी का। बहुत अच्छी तरह से दीदी ने घर को मंदिर कैसे बनाएं उसके ऊपर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत गहराई से दीदी ने प्रकाश डाला। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ दीदी को धन्यवाद करेंगे। जब ये शब्द दीदी के सुन रही थी तो कुछ विचार मन में आए। खुद के इस हुनर को ज़रूर आजमाना चाहिए, खुद के इस हुनर को ज़रूर अपनाना आजमाना चाहिए। जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए, जो जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। तभी हारमनी आती है हमारे रिलेशंस में और तभी हमारा घर परिवार वो मंदिर बन पाता है। अभी हम अनुरोध करूँगी डॉक्टर नैना बहन से, आज आप हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप भी बहुमुखी प्रतिभावान हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप बहुत करीब हैं और इतना स्नेह है आपका इस परिवार से, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कि दीदी जब भी स्नेह भरा निमंत्रण देते हैं तो आप उसको स्वीकार करते हैं और प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति देते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे भी गुड विशेष लेना चाहेंगे। हमारी सभी बहनों को, माताओं को आज आप भी
प्रेरित करेंगी। आदरणीय डॉक्टर नैना बहन, आपके लिए कहना चाहूँगी, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, तारीफ़ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। आदरणीय डॉक्टर नैना बहन वसानी। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। घर बने मंदिर, आज इस व्याख्यान के लिए यहाँ पर हम सभी का मार्गदर्शन करने उपस्थित आदरणीय गीता दीदी जी, हम सभी को अपने स्नेह से हमेशा नवपल्लवित रखने वाली हमारी आदरणीय रंजन बहन, इनके चरणों में प्रणाम करके आप सभी का आज की इस व्याख्यानमाला में बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय गीता दीदी ने कहने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। वो जिस स्तर पर जाकर हम सभी को मार्गदर्शन करती आई हैं, उस स्तर के बाद मुझे सुनना शायद ये गलत हो जाएगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन आई हूँ तो शायद अपने विचारों को अपने अनुभव के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो भी कहूँगी वो मैंने खुद अनुभव किया है, वही आपके साथ शेयर करूँगी। दीदी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा घर मंदिर है, लेकिन मैंने अपने घर को घर बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैं वो सौभाग्यशाली बहू हूँ जो शादी करके आने के बाद 25 साल तक मेरी सास ने मुझे अपने साथ रखा है। और मुझे यहाँ पर जितने लोग पहचानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं शादी करके आने के बाद मम्मी जी ने हमेशा मुझे अपने साथ अपने पास रखा है। और आज राजनीति में या मेरे प्रोफेशन में मैं कहीं बिंदास बाहर निकली हूँ तो वो मेरी मम्मी जी की वजह से निकली हूँ। मेरी प्रैक्टिस सबसे पहले शुरू कराने वाली मेरी सास थी, मम्मी जी थी। मैं शादी करके आई, मेरे लिए पहले भाड़े की दुकान देखने और वहाँ जाकर डिपॉजिट देने वाली मेरी मदर इन लॉ थी। तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ। मेरी मदर इन लॉ सिर्फ तीसरी पास थी, लेकिन भावनाएं इतनी अच्छी थी, इतना प्यार था दिल में उनके कि उन्होंने इस डॉक्टर बहू को कभी भी कहीं रुकने नहीं दिया। अरे पढ़ी लिखी बहू है, बाहर जाएगी तो काम करेगी तो मेरे बेटे के साथ वो खड़ी रह पाएगी। ये विचार मेरी सासू माँ के थे। और यहाँ पर उपस्थित मैं सभी जो यहाँ पर सासुएं हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार सोच के देखिए। एकता कपूर की सीरियल तो आपने बहुत देखी होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसको पॉजिटिवली लेना सीखिए। मेरी सास ने मुझे तकलीफ़ दी तो अब मैं बहू के ऊपर स्ट्रिक्ट रहूँगी, इस चीज़ को भूल जाइए। ये सोचिए कि जो तकलीफ़ शायद थोड़े से पुराने ख़यालात की वजह से मुझे सामना करना पड़ा है, वो मेरी बहू को ना करना पड़े। हम मंदिर जाते हैं मन की शांति के लिए, उस सौम्य स्वरूप को देखने के लिए ईश्वर के। लेकिन अगर ज़रा सा प्रयत्न हम करते हैं तो उस शांति को, उस सौम्यता को अपने घर के वरिष्ठों में, अपने घर के बुज़ुर्गों में पा सकते हैं। कुछ छोटी सी कोशिशें जो मैंने की है वो मैं चाहूँगी कि, मैं मानती हूँ आज का जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं मेरी बहनें जो मेरी हम उम्र है, जो शायद अब सास बनने के खुद भी पड़ाव पर हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो अपनी बहुओं में भी, अपनी बेटियों में भी ये चीज़ें इंस्टिंक्ट कर सकती है, उनको बता सकती हैं। आपके बच्चों को
मैं मानती हूँ काम की वजह से आप समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन कम से कम दिन के 15-20 मिनट उनके साथ बैठना ये बहुत ज़रूरी है। हमने आज घर बड़े कर दिए, मकान बड़े कर दिए, बच्चों को प्राइवेसी इतनी दे दी कि आज हम उनके कमरों में नॉक करके जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग शुरू से इतनी अच्छी रही होगी तो आपके बच्चों के रूम में आपको नॉक करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी ऑलवेज वेलकम्ड बाय योर चाइल्ड। नहीं तो बच्चा कहेगा मम्मी आप नॉक करके नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपकी वो बॉन्डिंग है तो आप अपने बच्चों के कमरे में, अगर आप उनके दिल में हैं तो उनके कमरों में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि वो प्राइवेसी का वो क्या उपयोग कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े गैजेट उनके हाथ में दे दिया। आज मैं देखती हूँ 3 साल का बच्चा खाना नहीं खाता है, माँ यूट्यूब किड लगा देती है और बच्चे को ठूसते रहती है। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों की आँखों का नुकसान जो है वो उसी उम्र से शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को उस समय राम कृष्ण हनुमान की कहानी, चिड़िया कौवे की कहानी, बिल्ली शेर की कहानी बता बता के खाना क्यों नहीं खिला सकते हैं? अगर दादा दादी बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं तो हम तो अपने बच्चों, विभक्त परिवार शायद आज की मजबूरी बन गई है, दादा दादी नहीं होंगे कहीं पर, तो इतना सा तो हम भी कर सकते हैं। आपके बच्चे उस प्राइवेसी का कहीं गलत उपयोग करके किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि नशा, फेसबुक इंस्टा पर गलत दोस्ती, बच्चियों का ब्लैकमेल होना उस दोस्ती की वजह से, ये सारे दुष्परिणाम हम गैजेट के देखते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में हम हमारे बच्चों के साथ दिन की 15 मिनट बिताते हैं तो घर मंदिर ना बने लेकिन घर घर ज़रूर बनेगा और हमारे बच्चे गलत संगत में जाने से अटक जाएंगे। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र बहुत पसंद आते हैं। मैं देखती हूँ सब कॉटन पहन के आए हैं। सूत का धागा जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। रिश्ता वैसा ही होता है। अगर बहुत सारे रिश्तों को एक साथ समेट लो तो वो सूती कपड़ा बन जाता है और उसकी मजबूती जो है वो बन जाती है। आपका हर रिश्ता जो है वो सूत के धागे के समान है। उससे पकड़कर उसे प्यार से बांधना, उसको एक सूती वस्त्र बनाना सीखिए। दिन का एक बार का खाना सब साथ में बैठकर खाएं। हो सकता है उस समय आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता हो, अपने करियर के बारे में, अपनी मुसीबत के बारे में। एक बार का खाना हो सके वहाँ तक साथ में खाइए। ये मेरा अनुभव है। मैं कभी भी लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट 3 में से 2 खाने जो है वो अपने बच्चे और अपने पति के साथ खाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा अनुभव है, मैं कभी लेट भी होती हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे पति मेरा इंतज़ार करते हैं कि सब साथ में खाएंगे। ये स्नेह है। ये साथ खाने से, साथ बैठने से, विचारों के आदान प्रदान से होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, कमज़ोरियाँ मुझ में भी होगी, लेकिन मेरी कुछ कोशिशों को देखकर मेरे घर वालों ने मैं जैसी हूँ वैसा मुझे अपनाया है और आज हमारे घर में वो स्नेह, वो प्यार बना हुआ है। बहुएं यहाँ पर जो हैं उनसे मैं कहूँगी कि जितना सास संभालती है संभालने दीजिए। आपका वक्त आएगा ना तो आपके बच्चे जो देखेंगे वो ही करेंगे। अगर उन्होंने दादी को घर संभालते देखा है तो अपनी शादी होने पर वो बोलेंगे माँ आप संभालो, हमें जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए। तो ये मेरे कब्ज़े में चाबी रहे वो वाली चीज़, अभी मैं आ गई हूँ, मेरा पति मुझसे पूछ कर करे, ये सब बहुएं भी भूल जाए। आपका पति जब तक आपको सब कुछ देता है, उसके बाद अगर वो अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को क्या देता है उससे हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। उसका हमारे प्रति का जो प्यार है वो तो कहीं कम नहीं हो रहा है। तो
उस रिश्ते में इंडल्ज करना छोड़ दीजिए। मैं हर बहू को कहना चाहूँगी कि मेरा पति मेरी सास से क्या बात करता है, उसके रूम में जाके उसके साथ 10 मिनट बैठता है तो क्यों बैठता है, कहीं मेरी चुगली तो नहीं करता है या वो मेरी चुगली तो नहीं करती, ये छोड़ दीजिए। दिन भर में अगर सास के साथ कहीं नोकझोंक हो भी गई है तो जैसे दीदी ने कहा कि सर झुकाना, हम बच्चे को तो कहते हैं थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी, 3 गोल्डन वर्ड्स, ये हम केजी से सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उसको खुद अपने जीवन में उतार रहे हैं? अगर वो हमारा बच्चा है तो हम भी किसी के सामने बच्चे हैं। थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी आर 3 रियली गोल्डन वर्ड्स। उसे सिर्फ जीवन में उतारना सीखिए। और इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी है, घर को मंदिर बनाओ, घर को घर बनाओ, लेकिन प्यार और स्नेह जो है घर में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान जो होना है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर किचन में जो झगड़ा हुआ है उसको ना अपने बेडरूम तक लेके जाओ, और अगर बेडरूम में कभी अकेले में पति के साथ नोकझोंक हुई है तो उसको कभी बाहर लेके मत आओ, क्योंकि आपके बच्चे वो ही सीखते हैं जो वो आप करते हो। दो रिश्तों के बीच का जो सम्मान है उस सम्मान को बरकरार रखना है। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि घर मंदिर होता है। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि घर मंदिर होता है, लेकिन मेरी बहनों आज जाकर ये सोचना ज़रूर कि फिर भी आज के दिन में घर का हर मुखिया क्यों रोता है, घर का हर मुखिया क्यों रोता है। मैं आप सभी बहुत ही प्रतिभावान, इमोशनल, अपने अपने घर को संभाल के बैठी हैं। हर औरत जो है वो अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, लेकिन फिर भी कहीं आज को दीदी के बातों को सुनने के बाद सोचिए कि मैं अच्छी तो हूँ, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट मैं कहाँ करूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सभी गलत हैं, हो सकता है कि आज हमने कहीं कहीं ये भी पाया हो कि अरे हाँ ये चीज़ मुझ में कम है, मैं गलत कर रही हूँ। सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करिए, पहचानिए अपने आप को और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है, उसको ज़रूर अपनाइए, अपने आप में बदलाव लाइए। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि प्यार हमेशा रेसिप्रोकेट होता है, चाहे वो अपनों से हो या गैरों से हो। प्यार का कोई विकल्प नहीं होता है। प्यार दोगे, प्यार पाओगे, सम्मान दोगे, सम्मान पाओगे। और घर को मंदिर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर को घर बना लोगे तो वो अपने आप मंदिर बन जाएगा। बहुत थैंक्स आदरणीय डॉक्टर नैना बहन का। आपने भी बहुत अच्छी तरह से दिल की गहराइयों को कहेंगे छू लिया है, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो एक मदर भी हैं, तो एक बहू भी हैं, तो आपको सारे रोल बहुत अच्छी तरह से पता हैं। और आपने इस तरह से ही हमारी सभी आज की माताएं बहनें ना, उनको आपने गाइड किया। जब आप भोजन की बात कर रहे थे तो हमारी रंजन दीदी जो हमारे साथ में ही बैठे हैं, मुझे याद है मैं यहाँ 2005 से दीदी के साथ रह रही हूँ, और हम लोग ने बहुत बार ऐसे प्लानिंग किया कि हम लोग भोजन जैसे जिसको समय मिले वैसे खा लेवे, लेकिन आज तक वो पॉसिबल नहीं हुआ। जब भी भोजन की बात आती है बहन कहते पहले सबको बुलाओ, तो वो जो भोजन एक साथ मिल करके खाते हैं, कई बाहर से भी आते हैं तो कहते ये जो सिस्टम है आपके यहाँ की ना, ये हमको बहुत पसंद आती है। एक बहन मुझे याद है फॉरेन से आए थे, तो वैसे भी अपनी भारतीय प्रथा है कि एक दूसरे को सर्व करना, उनको खिला करके फिर खाना, तो वो उनको इतना अच्छा लगा। वो कहते मैं आज तक ऐसा नहीं की थी, पर इसमें जो सुख है, इसमें जो प्यार है, जो मैंने यहाँ प्राप्त किया है। तो हमारी दीदी हमेशा कभी कभी हंसी में कहते, हम कहते बहन आप बड़े हो, आप तो बैठो, हम थोड़ा सेवा में बिज़ी हैं, फ्री हो कर के फिर खाएंगे, आप खा लो। तो कहती मैं गणपति पहले बैठ जाऊँ। तो सचमुच
दीदी का इतना प्यार, और इससे ये महसूस होता है कि कैसे हमारा परिवार जो है, आप तो एक घर में रहते हैं, एक परिवार के हैं, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे मुख्य बात ये है कि यहाँ पर जो भी बहनें रहती हैं, अलग अलग स्थान से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग जाति के, लेकिन फिर भी यहाँ जब हम रहते हैं तो हमको एक परिवार की ही फीलिंग आती है, और इसका सारा श्रेय जाता है उस परमपिता परमात्मा को, जिसने ऐसी खूबी, ऐसी विशेषता, हम भी बहनें हैं, आप सभी भी बहनें हो, हमारे अंदर ही नहीं है, आप सबके अंदर भी वो है, लेकिन सिर्फ उसको थोड़ा सा हमें पावरफुल बनाना है तो सही, लेकिन थोड़ा सा पावरफुल बनाना है। और उसी के लिए आज के इस कार्यक्रम का विशेष दीदी ने आयोजन किया। तो ऐसे तो हमारे कई भाई बहनें यहाँ जो बैठे हैं वो पिछले कई सालों से, कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे लगता है 15-20 साल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे परिवार को संभालते, घर को संभालते, जॉब करते हुए भी वो अपना 1 घंटा समय यहाँ देते हैं, और उससे उनका परिवार कैसे बंधा हुआ है। यहाँ हर्षा बहन है, अपने युगल के साथ माना, उनके हस्बैंड नरेश भाई, दोनों कितने साल से, 24 ईयर से, इधर आ जाओ ज़रा, ऐसे तो बहुत होंगे लेकिन ये सामने है इसलिए बोल रही हूँ, 24 ईयर से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। उन्होंने ना परिवार को छोड़ा है, ना अपने कार्य व्यवहार को छोड़ा है, न रिश्तों को छोड़ा है, लेकिन और ही जहाँ जाते हैं उसको मजबूत बनाते हैं। वो कई बार सुनाते हैं, जब अपने ना रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप आते हो हमको बहुत खुशी मिलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो अध्यात्म है वही हमें दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हर सोमवार से रविवार तक 7 दिन का निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, जिसका कोई फीस चार्ज नहीं है, टोटली फ्री है। तो जो पहली बार आए हैं, हम ज़रूर कहेंगे कि आप भी 7 दिन यह आध्यात्मिक ज्ञान जरूर प्राप्त करें। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय रंजन बहन से, आप भी अपने कुछ शब्द आशीर्वचन के रूप में हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय रंजन दीदी पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। दीदी ने कई अलग अलग स्थानों पर सेवाएं दी हैं और 25 वर्षों से मीरा रोड में अथक सेवाएं दे रहे। दीदी किचन की बात जब याद करा रहे थे तो आज भी हमारे यहाँ जो चाहे ब्रह्मा भोजन हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे भोजन भी हो, तो भी दीदी वहाँ हाजिर रहते हैं। आज इस 68 की एज में भी कहते नहीं, इतने भाई बहनों के मुख में जाएगा तो मुझे वो ध्यान जरूर रखना। और इसीलिए हमारे मीरा रोड के जो भी भाई बहनें यहाँ उपस्थित हैं वो कहते दीदी दीदी नहीं, लेकिन दीदी हमारी माँ है। ऐसी पालना आज भी भोजन, ब्रह्मा भोजन और भोग के माध्यम से हम सबको देते रहते हैं। डॉक्टर नैना बहन हम सबके बीच से छुट्टी लेंगे, तो मैं दीदी से कहूँगी कि उनको बाबा के घर का ईश्वरीय प्रसाद जरूर देंगे। 2 मिनट सिर्फ आप सभी बैठे रहेंगे, दीदी से सुनेंगे और उसके बाद जैसे कहा ना, आप सबके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है, तो पीछे से सभी लेकर के फिर ही प्रस्थान करेंगे। अभी मैं रंजन बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने आशीर्वचन हम सबके समक्ष रखें। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। आप सब कहाँ आए हुए? हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। टॉपिक रखा है घर बने मंदिर। तो घर को छोड़कर मंदिर जाते हैं, किस लिए? वहाँ शांति मिले, परमात्मा के या देवी देवताओं के दर्शन हो। घर से थोड़ा दूर जाए, चाहे पहाड़ियों पर जाए, मंदिरों में जाए, किस लिए? कुछ सुख और शांति की प्राप्ति के लिए। अगर घर ही मंदिर बन जाए तो हाँ, कहाँ जाने की आवश्यकता रहे? नहीं। तो बहन ने भी सुनाया
नैना बहन ने भी बताया, उससे ज़्यादा तो हम क्या कहेंगे। लेकिन कहते घर घर बने वही बहुत है। आज घर क्या हो गया है, गृहस्थ एक जंजाल हो गया है। कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। हम अपने दिल से पूछें कि क्या मेरा घर आश्रम जैसा है, जहाँ मुझे शांति मिले, जहाँ मुझे प्यार मिले, एक साथ सब बैठ के प्यार से बातें करें, प्यार से भोजन आदि करें, वो नहीं है। आज रिश्ता रहा लेकिन रिश्तों में वो प्यार नहीं रहा। तो प्यार कैसे बना के रखें? चाहे वो रिश्ता सास बहू का है, पति पत्नी का है, माँ बेटे का है, लेकिन वो प्यार तब बना रहेगा जब रिश्ते को निभाए। सिर्फ ये नहीं कहे कि मेरी माँ है, सास है, बहू है, फलानी है, वो है, यहाँ तक के रिश्ते नहीं, लेकिन उस रिश्तों को हमें दिल से निभाना है। आज भी जब परमात्मा के महावाक्य हम सुनाते थे तो भगवान ने ये कहा कि भगवान की याद का आधार है प्यार। भगवान से, देवताओं से, औरों से तो प्यार करते, निभाते, लेकिन अपने घर में एक दूसरे का मुंह उल्टा होता है, ये ना, एक दूसरे से बात न करें, ये ना। घर को मंदिर बनाना है तो उस जैसे मंदिर का वातावरण है वैसा मेरे घर में वातावरण हो। मेरा घर एक मंदिर बन जाए, उससे ज़्यादा क्या। तो आप इमेज करना और जो बातें यहाँ सुनी उन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएं, धारण करें, तो सचमुच आपका जीवन भी एक मंदिर और घर भी एक मंदिर बन जाएगा। आपका समय ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि सब जाने के लिए आतुर है, लेकिन 2 शब्द के लिए आपको ये था कि मैं बताऊं कि घर मंदिर कैसे बने। ओम शांति। कहने को तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। हाँ, समय की सीमा को हम क्रॉस नहीं कर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय रंजन बहन का और फिर से आदरणीय गीता दीदी का। जो पता है दीदी कहाँ से आए हैं? आप तो मीरा रोड से आए हो ना? दीदी भीनमाल राजस्थान से आए हैं और आपको आज यह देने के लिए, ऐसे तो वो कोई और कार्य से आए हुए हैं, उनके पास 1-2 दिन का समय था, तो हमने देखा दीदी ने अपना वो समय वेस्ट नहीं किया, आत्माओं की सेवा में लगाया। आज वो अपना समय कहीं और भी बिता सकते थे, किसी अपनों के साथ भी बिता सकते थे, 1-2 को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा कार्यक्रम हो, और बहुत जल्दी ही ये प्रोग्राम बना। तो दीदी को थैंक्स, जो इतनी सारी आत्माओं की आज उनको दुआएं मिल रही हैं। तो आगे जब भी दीदी का आना होगा हम ऐसे कुछ न कुछ प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे। तो आप सभी आएंगे ना? भूल तो नहीं जाएंगे गीता दीदी को? फिर अगली बार कोई और टॉपिक के साथ, ठीक है? तो ज़रूर सभी का, आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स जो आपने बहुत ध्यान से सुना। दीदी तो आए, लेकिन आप नहीं आए होते तो इस कार्यक्रम की शोभा नहीं होती थी। तो आप सभी आज इस कार्यक्रम की शोभा हैं। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, रिश्तों में प्यार की मिठास रहे, कभी ना मिटने वाली एहसास रहे। कहने को छोटी सी है ये ज़िंदगी, लंबी हो जाए अगर अपनों का साथ रहे, लंबी हो जाए अगर अपनों का साथ रहे। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स।
1 मिनट हमारा सिस्टम है कि हम जो भी कार्य करते हैं शुरुआत में भी परमात्मा को याद करते हैं और लास्ट में उनको थैंक्स करते हैं। 1 मिनट साइलेंस में सभी बैठेंगे। आज जो आपने सुना है, सीखा है, समझा है, उस परमात्मा को दिल से थैंक्स करेंगे और उसके बाद जैसे आपको बताया पीछे से बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे और प्रसाद लेकर के फिर प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मुझको जान से भी प्यारा है। ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मुझको जान से भी प्यारा है। ये मेरा सहारा है, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मुझको जान से भी प्यारा है। ये मेरा परिवार। कई रिश्तों से मिलकर परिवार होता है, जिसका कोई मोल नहीं। जहाँ सुख हो या दुख हो सब साथ रहते हैं, उसे कहते हैं स्वर्ग यही। परिवार के बिन, परिवार के बिन ये मेरा स्वर्ग अधूरा है। परिवार के बिन, परिवार के बिन ये मेरा स्वर्ग अधूरा है। ये मेरा सहारा है, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मुझको जान से भी प्यारा है। ये मेरा परिवार।